दोस्तों किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना उसका मैनेजमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आपको ज्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते हुए सबसे पहले सवेरे सवेरे मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि आपको 31 मार्च को, जो कि इस साल का संडे है लेकिन फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है। 31 मार्च क्या होता है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। अब फाइनेंशियल ईयर कई हमारे बंधुओं को नहीं पता होगा जिनका वित्त से संबंधित काम नहीं है, तो उनको मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक को एक करंट फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। और उसके बाद में जो साल आपका स्टार्ट हो रहा है और अगला साल आने वाला है तो उसको कौन सा फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, ये 2023 का फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। कब, 31 मार्च तक। और इसको क्या बोला जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24। अगला 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा 2024 और आने वाला समय क्या हो जाएगा, 2025 31 मार्च को वो वित्तीय वर्ष माना जाएगा 2024। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार इत्तेफाक से उस दिन पड़ रहा था संडे और मंडे को आपको पता है कि है होली। तो उस समय ये काफी लंबी छुट्टी काटने के चक्कर में थे, मूड में थे, लेकिन आरबीआई ने क्या किया, उस पर लगाम लगा दिया। बोला नहीं भाई, संडे के दिन आप कामकाजी काम करेंगे, ऑफिशियल काम ही नहीं करेंगे, आम जन को भी अटेंड करेंगे। ठीक है ना, आम जन को भी अटेंड करेंगे, मतलब कि संडे के दिन आप भी अपने बैंक में जाकर के बैंकिंग का काम अपना करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसका अगर आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट है, अगर आपने अपनी पासबुक को नहीं रिन्यू करवाया है, अगर आपने अपना एटीएम वगैरह का कोई इशू है, तो ये सारी जाकर के आप उस दिन अपना काम करवा सकते हैं। या कोई लेन देन है, या आप अपने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं मैं किसी भी बैंक के माध्यम से, मैं बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड लेने का प्रमोटर नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑनलाइन लें। लेकिन एक बार मैंने बताया था जैसे जिसको समझ में नहीं आता कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, या जो बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन मौका है। उस दिन आप जाए वहां पर बोले कोई ना कोई एक फंड 1000 रुपए का, बोलो भैया मेरे पास तो पैसा है ही नहीं है, मैं 1000 रुपए से स्टार्ट करना चाहता हूं, ये लो। आप वहां पर अपना आधार कार्ड ले जाए, पैन कार्ड ले जाए, चेक की कुछ लिप्स ले जाए और उनको दे दें। बिना बैठे बिना कुछ किए आपका क्या हो जाएगा, वहां पर केवाईसी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 किस्त 10 किस्त जाने दें और उसको क्या करें, स्विच कर दें अपना डायरेक्ट में। ठीक है ना, नहीं तो उसको वहीं पर स्टॉप करके उसका डायरेक्ट फंड आप कर लें। एक बार आपकी केवाईसी बैंक वालों ने सही तरीके से कर दिया है, क्योंकि हम अपलोड करते हैं, ये करते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि बाद में उसके इश्यूज आ जाते हैं कि आपका कुछ जो है ना, इतने सारे इश्यूज आपके पेंडिंग हैं, या आपकी प्रॉपर केवाईसी नहीं है, या आपका प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं है, या आपका प्रॉपर मैंडेट नहीं है। तो कई सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि हम उन पेचीदों को नहीं जानते हैं। आप आराम से करके और तसल्ली से आप सोचिए कि अब की बार मैं संडे के दिन एक पक्का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो को देख करके एक इन्वेस्टमेंट भी आपने अगर स्टार्ट कर दिया है तो आप सोचिए कि आप कितने बड़े कदम की तरफ बढ़ गए हो। कदम की तरफ ये बढ़ गए हो, मैं किसी म्यूचुअल फंड का हाउस का प्रमोटर नहीं हूं, लेकिन आप उस कदम की तरफ बढ़ गए हो कि उसमें जितने भी शेयर्स हैं, सपोज करो कि उसमें रिलायंस का शेयर है, या एसबीआई का ही मान लिया मैंने शेयर है, या एचडीएफसी का शेयर है, या मान लिया एचयूएल का शेयर है। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर आप जान ही रहे हो, सबसे बड़ी देश की क्या नाम अपनी कंपनी है जो कि हमारे देसी प्रोडक्ट को बनाती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे आपको टाटा हो गया, मारुति हो गया, मतलब इसका मैं बोल रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो अगर उसका शेयर है तो उसके आम प्यून से लेकर के और उसके टॉप क्लास के प्यून तक आपके लिए काम कर रहा है, आप मान लीजिए। और उस 1000 रुपए में चाहे नैनो पॉइंट की आपकी भागीदारी है, अगर उनका प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट अवश्य होगा, इसमें कोई दो राव नहीं है। लेकिन बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है ये आपको पता है, बिजनेस के चलने पर ही होता है। यही जो डिफरेंस है, ये जिस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस दिन आप समझिए मेरी बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मार्केट में आदमी का क्या सेंस आता है कि यार मैं तो जा रहा हूं और मैंने ये पैसा डाल दिया, ये धौर दो रॉकेट के जैसे बढ़ जाएगा और मैं 1000 रुपया डालूंगा वो 10,000 रुपया मेरा हो जाएगा। नहीं,
ऐसा नहीं होता है, ये जुआ नहीं है मेरे भाई, इस बात को आप समझ लीजिए। ये क्या है, ये एक भागीदारी है, यह एक भागीदारी है, बात को समझिएगा। जुआ वर्सेस भागीदारी में फर्क समझिएगा। आप वहां पर क्या बन रहे हैं, एक भागीदार बन रहे हैं। आप डायरेक्ट उसके शेयर नहीं ले सकते क्योंकि आपको शेयर्स की समझ नहीं है। आप उन शेयर्स को चुनने के लिए अपने फंड मैनेजर को फीस देते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड में कमी और सिर्फ यही है कि आप चाहे जितने टाइम तक होल्ड कर रहे हो, उसकी सेलिंग और उसकी परचेजिंग की पावर आपके हाथ में नहीं है। आप केवल उसकी एनएबी, नेट एसेट वैल्यू को ही रिडीम और कर सकते हो। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संडे के दिन 31 मार्च को आपका बैंक पक्का खुला रहेगा, सारे बैंक खुले रहेंगे, सारी बैंकिंग एजेंसियां खुली रहेंगी। ये आपकी जानकारी ये बता दूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से भी संबंधित आपको बता दिया। आप उस दिन लेना चाहें तो ये स्टेप आप आराम से ले सकते हैं। अगला स्टेप है आपका टैक्स डिपार्टमेंट। देखो, कई सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनका कि टैक्स से भी इशू होगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट में आपने कुछ नहीं करना है कि आपको, क्योंकि फॉर्म 16 तो आपका अभी आ नहीं पाएगा फॉर्म 16 से आपकी जानकारी होती है। फिर भी आपका कोई अगर इशू है तो आपका आईटी डिपार्टमेंट खुला रहेगा 29, 30 और 31। ये इस दिन छुट्टी लेने के चांस में थे, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने इनको बिल्कुल सर्कुलर जारी कर दिया है कि भैया हो, मंडे को है होली, मंडे के दिन आपकी रहेगी छुट्टी, बाकी तीनों दिन आप ऑफिस में आएंगे एंड सुचारू रूप से आप अपना कामकाज करेंगे। तो देखो, ये कहने का मतलब ये है कि चाहे जहां से भी इसका आदेश आया हो, चाहे जिसके भी दिमाग में इसका आइडिया आया हो, जब तक आप उन एम्प्लॉयज से सही तरीके से काम नहीं ले रहे हैं, तब तक आप समझिए कि जनता को हित नहीं पहुंचा रहे हैं। सीधी और साफ सी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में भारत में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आदमी जब एक आराम के मोड में चला जाता है ना, तो उसको वहां पे काम करने में दिक्कत आने लगती है। और खास करके जो सरकारी बैंक के एम्प्लॉय हैं, पर्टिकुलरली मैं एसबीआई का बोलना चाहूंगा, इतने, अभी कोई एसबीआई का अगर कर्मचारी होगा तो हो सकता है वो मुझे गलत कमेंट भी करे, लेकिन इतनी इनको मस्ती आ जाती है कि आम जन को, जिनको थोड़ी सी जागरूकता नहीं है ना, वो इस प्रकार से इनकी बात करते हैं कि जैसे ये महाराजा कुबेर यही हो। ये अपने जेब से उठा, उसका पैसा नहीं है, ये नहीं समझने के लिए तैयार हैं कि इसका पैसा मेरे पास है, इसके पैसे से ही जो मैं कमा रहा हूं, तब जाकर के इसको मैं इतना सा इंटरेस्ट दे रहा हूं। सर्विस इतनी पुअर, इतनी सड़ी हुई कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अटेंडिंग तो इनके एम्प्लॉइज को आता ही नहीं है, बातचीत करना तो इनके एम्प्लॉइज को आता ही नहीं है, उठना बैठना तो इनके एम्प्लॉइज को आता ही नहीं है, तमीज नाम की चीज ही नहीं है। बन गए नेशनल बैंक। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई डंडा देने वाला नहीं है, उन्हें कोई चाबुक देने वाला नहीं है। आम आदमी 2-4 जन अगर कंप्लेन करते हैं तो उसकी थोड़ी सी सुनवाई हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चलो, इस पर जो है बात अगर निकल आई है तो मैं आपको बताता हूं। इलाहाबाद में एक बाबा चौराहे पर एक बैंक है जो कि उन्होंने पर्सनल बैंकिंग करके खोला हुआ है। और एक बार ऐसे कुछ इशू हुआ था तो मैं बोला कि ठीक है यार, मुझे उस पे दे दो, क्या नाम है, विड्रॉल फॉर्म पे दे दो, ठीक है ना। तो अगले ने क्या बोला, देने से मना कर दिया। जब मैंने सजेशन रजिस्टर उनसे मांगा कि भाई मेरे को सजेशन रजिस्टर दे दो, ठीक है ना, तो सजेशन रजिस्टर देने के लिए फिर बोले मेरे यहाँ पर तो फलाने मतलब चीफ अपना जस्टिस का फोन है, हाई जस्टिस आप जो है उनका अपना हाई कोर्ट का ये है, कई सारे और बड़े बड़े अधिकारियों का नाम उन्होंने बताया, इनका है। मैं बोला अरे, एक ब्रांच मैनेजर की बात छोड़ो, एक एम्प्लॉय जो है वो थी लेडीज जो है ब्रांच मैनेजर थी कोई, तो मैं फिर उसके बाद में मैं बोला यार अभी मुझे बड़े पेशेंस से काम लेना है। फिर मैंने अपने, क्योंकि अब वहां पर बात आ गई कि इसकी बात की बात आ गई, तो मैंने फिर अपने भाई साहब को फोन किया, वकील साहब को। फिर उन्होंने, मैं बोला कि कम से कम इनको देना चाहिए, मुझे शिकायत लाज करने के रजिस्टर तो देना चाहिए। फिर उन्होंने अपने कोलिग्स को वहां से भेजा। फिर उनको लगा कि नहीं चलो ठीक है यार, कोई है, फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा, अपना पचड़े में फंस जाऊंगा। फिर उन्होंने मेरा पैसा विड्रा करके मेरे को दिया। तो ये कहाँ की रूलिंग है? अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, एटीएम आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्या मतलब ब्रांच आपको अपना विड्रॉल फॉर्म पे वो नहीं देगी, पैसा नहीं देगी? देना चाहिए, यस डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो चलिए,
अभी मतलब ये बैंक की बात चल रही थी तो अभी बात आ गई। और कुल मिलाकर के इन द सेंस म्यूचुअल फंड का आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अच्छा दिन है, उस दिन आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। होली से एक दिन पहले और एक आध फंड अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है मेरे पास 2 ही फंड है तो एक आध फंड आप बढ़ा सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया। रही बात कि प्रदीप कुमार महतो जी ने एक मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, क्यूरीज को ले लेता हूँ और संडे के दिन मैक्सिमम क्यूरीज को अपना कवर कर देता हूं और उसमें कॉमन क्यूरीज को काफी सारी को इकट्ठा कर देता हूं। तो प्रदीप कुमार महतो जी ने बोला कि भैया लमसम की कॉल दीजिए। देखो भैया, लमसम की कॉल आपकी जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च से आई हुई है, लेकिन आई हुई क्या है आपको, लेकिन क्या है, एक साथ पूरा पैसा नहीं डालना, जल्दीबाजी नहीं करनी। जितना आपका अमाउंट है उसका 110 120 अभी का समय जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक समय है। आप इस प्रकार से उसको पार्ट पार्ट करके अपना पैसा डालिए, क्योंकि इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा गिर जाएगा। बट एक बार में सारा पैसा मत डालिएगा टिल द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद के जो सिनेरियोज बनते हैं तब उस समय देखी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का खाका तैयार हो जाएगा, अमेरिका के भी हालात का पता चल जाएगा। चलने दो, कोई बात नहीं है। आज मान लिया 74,000 के आसपास आपका सेंसेक्स है, 23,000 के आसपास का ये है, और 47-48 के आसपास निफ्टी बैंकिंग और ये है, 37-38 के आसपास आपका क्या गया है, 80 की मैं बात कर रहा हूँ, आपका आईटी गया हुआ है। तो यहीं पर ही है, 1000-2000 पॉइंट अप पर हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी कम से कम हालात तो सुधरने दो। अभी जो है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की हालत काफी सुधरी है। एक दिन के अंदर आप देखो कि कैसे हाहाकार मच गया था, किसमें, आपके लार्ज कैप कंपनियों में। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, सिनेरियोज आएगी। ऑपरेटर या जो भी पैसा लगाएंगे, खास करके जिनको समझ है, वो एक बार जरूर बोलेंगे यार इस सेक्टर को थोड़ा सा ठीक करो। तो बस आने दो, चलने दो, थोड़ा थोड़ा करके। हमने इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मैं ही क्या, कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, केवल अंदाज लगा सकता है कि मान लिया यहां पर मार्केट है, यहां से ये अप की तरफ जाएगी, यहां से डाउन की तरफ जाएगी। हाँ, ये अप डाउन के सिनेरियो में जाएगी। लेकिन ये बोलो कि ड्रैगली फॉल हो जाएगी, तो हैवी फॉल के लिए मैंने क्या बोला है, बड़े फॉल के लिए बड़ा रीजन आप लोग नोट कर लीजिए। बड़े फॉल के लिए बड़ा रीजन होना चाहिए, लेकिन ये छोटा मोटा करेक्शन अप, करेक्शन अप, करेक्शन अप, करेक्शन अप, ये नॉर्मल सिनेरियोज में चलते रहेंगे। तो हम अप में क्यों लेंगे यार, करेक्शन में लेंगे। अब मान लिया हमें पता है कि यार आज का एटीएच अगर 48 है तो कल का एटीएच 49 होना ही होना है। निफ्टी में अब जो ये इसकी अपना बैंक की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की मैं बात ले लूं तो आपका सेंसेक्स वहां पर अगर गया हुआ है, ठीक है ना, 74,000 पे गया हुआ है, तो अगला एटीएच आपका 75,000 होना ही होना है। तो भाई ठीक है, अगर मुझे मान लिया 73-72 की रैली मिली, 72 पर तो अभी है ही है, अगर मुझे 71 और 70 की रैली नहीं मिली तो ये एटीएस किसकी है, 74 का है, 75 पे लूंगा। लेकिन थोड़ा सा मेरे मन को तसल्ली तो रहेगी। बीच बीच में 1000, 2000, 4000 जिसके पास जितना अमाउंट है, अगर आप वो लगाते रहोगे तो आपको सुकून रहेगा, चलो यार इतना मैंने उस पर ले लिया था, इतना मैंने उस पर ले लिया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी प्रॉफिट बुक एक बार में नहीं करना चाहिए, कभी भी सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे आज कहीं पर अपना निकलना भी है 7:30 बजे, और तो अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड आप सबको पता ही है, आप लोग सब समझदार हैं। शुक्रिया।